नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में सीएम योगी ने इसके साथ ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल सहित अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, हमें भारत के लिए समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है। अयोध्या में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण सुना। इस दौरान बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया और सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संबोधन सुना। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेरणादायक भाषण हुआ है और कार्यकर्ताओं की से अपील की गई है कि वह तक सेवा का काम पूरे देश में करें। राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर नगर पालिका के जलकल परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नगर में प्रभात फेरी निकालते हुए जलकल भवन में ही पीएम नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान उपाध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि 1980 से सफर की शुरुआत करने वाली बीजेपी आज 12 करोड़ कार्यकर्ताओं से युक्त विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार अगले 100 दिन का रोडमैप बना रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। करेंगे। अभी कौन कौन है इस कैबिनेट में पूरी तरह से जानकारी योगी सरकार ने अपने 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने आ जाएगी। अधिकारियों की बैठक बुलाई और इसमें उन्होंने आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों से कहा है कि 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएं और उसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है या करना है उसको लेकर भी तैयारी करें। देख सकते हैं कि ये फीड पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की निकल चुकी है राजभवन के लिए और राजभवन जाकर के बाद फिर दोबारा से ये शपथ ग्रहण करेंगे। अभी कौन कौन है इस कैबिनेट में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी जा सकती है, पर इसकी जानकारी जल्दी ही सामने आ जाएगी। राजधानी लखनऊ में एपीसेन कॉलेज में कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की प्रॉस्पेक्टस और ऑनलाइन एडमिशन का औपचारिक शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आना था, लेकिन किसी वजह से उनका आना कैंसिल हो गया। उनकी जगह कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पहुंचे, जहां उनका कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षकों और एपीसेन कैंडिडेट ने भी स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित करके हुआ। कॉलेज की छात्रों ने इस मौके पर सरस्वती वंदना की। कॉलेज के सभी वरिष्ठ अध्यापक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। से दोबारा योगी सरकार बनी है और योगी सरकार जो 5 साल अपना पूरा करके आई और 5 साल के बाद जब दोबारा सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं सभी विभागों पर बहुत कायदे से ये सरकार ध्यान दे रही है। और उसकी बात अगर हम करें, चाहे चिकित्सा प्रणाली हो, चिकित्सा विभाग हो, चाहे हम बात करें शिक्षा विभाग की, हर विभागों को, चाहे वो जल विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों को योगी सरकार बहुत कायदे से उस पर ध्यान दे रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो मैं एक स्कूल में लखनऊ के खड़ा हूँ जो एपीसेन गर्ल्स मेमोरियल कॉलेज है। यहाँ
पर आज से जो अभी तक नहीं था, पोर्टल चालू किया गया है और आज से ऑनलाइन फॉर्म उसमें भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपको जो नई पोर्टल की स्टार्टिंग हुई इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और बाकी आप इसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे जो लोगों को संदेश जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एपीसीएन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल रचना श्रीवास्तव हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है और महाविद्यालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है इसको लागू कराने के लिए। हर संभव प्रयास जो कॉलेज कर सकेगा या जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे, हम लोग उसको पूरी प्राथमिकता के साथ में लागू करेंगे, पालन करेंगे। इसी क्रम में आज महाविद्यालय ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो कि अभी मेरी जानकारी में लखनऊ के किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। हम लोगों ने उसको आज शुरू किया है। हमारी सारी लाइब्रेरी अब कंप्यूटरीकृत हो गई है। छात्राओं की सुविधा के लिए बस एक क्लिक पर उनको पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। इसी तरीके से अभी तक महाविद्यालय में कभी भी ऑनलाइन एडमिशन नहीं हुए। हम लोगों ने छात्राओं की सुविधा का ध्यान रखा है। अब घर बैठे वो एडमिशन ले सकेंगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऑनलाइन एडमिशन का भी आज से शुभारंभ हो रहा है और ई प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने बनवाया है, उसका भी आज विमोचन हो रहा है। मैं बात करूं कि सरकार जो बनी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनका भी कहना है कि ई क्लासेस को लेकर हमेशा हमें आगे बढ़ना है। तो आज आपके यहाँ जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं सरकार को लेते हुए, इससे क्या उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले समय पे स्कूल में, हर स्कूल में एडमिशन बढ़ेंगे? प्रयास हम लोगों के पूरे हैं और इस उम्मीद के साथ हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ कि छात्राओं के हित के लिए जो भी संभव कदम हो सके वो हम लोग उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ये प्राथमिकताओं में है और हमारी प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि एडमिशन्स बढ़ेंगे हमारे कॉलेज में। कानपुर में एक बैंक में 22 दिन में 7 वारदात हो चुकी हैं। इन वारदातों में करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर लॉकर से गायब हो गए। बात किसी एक कस्टमर्स या फिर अलग अलग बैंक की होती तो शायद ये बात पच जाती, लेकिन ये सभी वारदात बिरहाना रोड के कराची खाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जहां शाखा में 22 दिन के अंदर 7 वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी तक कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें एक लॉकर धारक ने जब 2 साल बाद लॉकर खोला तो उसका सामान गायब था। इसमें तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसकी एसआईटी गठित कर जांच कराई जाएगी। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना फील खाना के अंतर्गत है बैंक, जिसमें 2 शिकायतें पहले मिली थी, एक शिकायत कल भी मिली थी कि जब जो एप्लीकेंट है उसने जब अपना लॉकर लगभग 2 साल बाद खोला तो उसमें जो उसके वैल्यूएबल्स आइटम्स थे वो नहीं मिले हैं। तो उसके हम लोगों ने तहरीर प्राप्त कर ली, उस पर भी एफआईआर लिखा रहे हैं। और जो अभी तक इसमें टोटल 3 मामले इस प्रकार के प्रकाश में आए हैं और हम लोग इसकी एक एसआईटी के थ्रू जो जांच करा, जिसका पर्यवेक्षण डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और जो लोग जिनके बैंक लॉकर्स हैं वहाँ पे हम लोग बैंक के माध्यम से सभी से ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने लॉकर से एक बार चेक करा लें, चूँकि 2-3 मैटर्स हो गए हैं इसमें। और हम लोग जितने भी बैंक्स के कर्मचारी, चूँकि एक ऑथराइज्ड एंट्री है वहाँ पे और पुलिस की गार्ड भी रहती है, किसी प्रकार से कोई बैंक लॉकर में कोई तोड़फोड़ नहीं दिखाई पड़ रही, ना कहीं से और चीज़ें। तो हम लोग पूरा इसका विस्तृत जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की भी जांच कर रहे हैं। वीडियोग्राफी जो बैंक के लॉकर्स की है उसको हम लोग ने कब्जे में लेके उसका भी परीक्षण कर रहे हैं। कुशीनगर के पडरौना नगर में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से 2 अज्ञात बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग के शोर मचाने पर वहां भीड़ जुट गई। पीड़ित बुजुर्ग ने घटना की सूचना अपने बेटे को दी, जिसके बाद बुजुर्ग और उसके बेटे बनीलाल कुशवाहा ने लिखित सूचना पडरौना कोतवाली पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पिताजी हैं, इनके साथ आज धोखाबाजी हुआ है और जो मैं आज थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए इनको भेजा था पैसा निकालने के लिए और स्टेट बैंक से 49,000 रुपये निकाले हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स है हम लोग के पास। दूसरी बात, इनके पास 2,000 रुपया और था। इन्होंने आया और एक व्यक्ति ने इनका पैर छुआ और प्रणाम किया। वो बोलते हैं बलराम को जानते हैं, मनीष को जानते हैं, थोड़ा आइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इनको बहला फुसला कर बस जस्ट इसी के सामने लेके गए हो और इनका गमछा सहित इनके साथ धोखाधड़ी किए और उसके बाद
इनका पैसा ये बाद में देखे तो हमारा गमछा यहीं पर थोड़ा 2 मिनट के बाद देखे तो पैसा नहीं था और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। हम लोग कैमरा यहाँ पे है, शंभू सिंह जी के जो कैमरा लगा हुआ है, हम लोग पुलिस को एप्लीकेशन दिए और कोतवाल साहब को फोन किए, प्रशासन को अवगत कराए हैं। कानपुर में मंगलवार को सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच की गई तो वीडियो चकेरी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी क्षेत्र का निकला। वहीं डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि वीडियो के आधार पर पथराव करने वालों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। थाने पर जो भी तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आखिर पथराव क्यों किया गया। मेरी माँ दान दे रही थी, ठेले पे द्वारे पे खड़े होके, तो वहाँ से शिवम सुनकर वो आया, गाली गलौज करने लगा और गुम्मा पथराव करने लगा। मेरी माँ को बात पकड़ के खींच के मारा पीटी करने लगी। उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी प्राप्त हुआ है। कालीबाड़ी थाना क्षेत्र चकेरी चौकी जो लाल बंगला है वहाँ का है। उस वीडियो के आधार पे हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं और थाने पे जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कानपुर में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र का है, जहां देह व्यापार का रैकेट चलाने के खिलाफ की गई शिकायत के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते क्षेत्रीय महिलाओं ने हवन पूजा करके अपना रोष प्रकट किया। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक महिला राजाबटी उर्फ ठकुराइन क्षेत्रीय पुलिस से साठगांठ कर बीते कई सालों से देह व्यापार रैकेट चला रही थी, जिसके चलते महिलाओं और युवतियों का जीना दुश्वार हो गया। आए दिन उसके घर आने वाले युवक नशे की हालत में महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी करते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर महिलाओं ने हवन पूजन करके भगवान से गुहार लगाई। डेढ़ महीना से हम लोग लगी पड़ी हैं, रोज 10-12 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे लगी पड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई, आते हैं चले जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, अपने अपने घर जा, बता ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रशासन आता है, माल जाता भैया, नोट जाता, वो कहती मेरे मुट्ठी में पुलिस चौकी थाना प्रशासन सब नेता, तुम क्या कर लोगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो ना कमर बांधा है, किसको शर्म होती वह घर में बैठती ना, आप बताइए। बलिया में नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने के पर 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही प्रदेश में पत्रकारों और जन सरोकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी क्रम में पत्रकारीय हितों के लिए संघर्ष करने वाली अग्रणीय संगठन कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और पत्रकार भवन में एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। प्रदेश के बलिया जिले में हमारे 3 पत्रकार साथियों को जेल भेज दिया गया, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे और उन्होंने नकल माफिया और प्रशासन की कलई खोलने का काम किया था, उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकारों में बहुत ही आक्रोश है इस मामले को लेके और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि हमारे तत्काल उन 3 पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्होंने उन निर्दोष साथियों को जेल भेजा है उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की जांच एनआईए और आईबी को सौंप दी गई है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि हम सभी परिस्थितियों के साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी मुतरजा से एटीएस रिमांड पर लेकर विदेशी फंडिंग समेत कई मामलों में पूछताछ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं है। शुरुआती जांच में हमें पर्याप्त सबूत मिले। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ये विवेचना का प्रश्न है, जैसा बताया गया था
अब इन सभी चीज़ों का भौतिक और तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा ताकि सभी चीज़ें उसमें से निकाली जा सके और किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके। सर, ये मोटिव बिहाइंड द क्राइम का कुछ पता चल पाया क्यों? नहीं, ये अभी तक ये चीजें स्पष्ट रूप से कहना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और जिस परिस्थिति में घटना हुई है ये गंभीर घटना है और इसके पीछे कोई साजिश प्रतीत होती है। कानपुर में रामनवमी की तैयारियों की शुरुआत जो है वो हो गई है। रामनवमी के दिन शहर के कई क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामनवमी से पहले बजरंग दल के लोगों ने मुख्य ध्वज को स्थापित किया। बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि पुराने कानपुर में लगभग 30 ध्वजों की स्थापना होगी और हर घर में भगवा ध्वज लहराएगा। उनका कहना था कि रामनवमी के दिन पूरा क्षेत्र भगवा ध्वजों से राममय हो जाएगा, जिसके लिए रामनवमी के पहले ध्वज की स्थापना की जा रही है। ध्वज स्थापना मंदिर के महंतों की ओर से की गई है। इस मौके पर हनुमान चालीस का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में समस्त क्षेत्रीय नागरिक भी मौजूद रहे। अपने यहाँ भगवान श्री राम का जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है। ये सब इसमें जो है भव्य हिंदू समाज अपने पूरे शहर के जगह जगह से राम नाम की यात्रा ध्वज पूजन करके आज से और ये रामनवमी वाले दिन रामलला मंदिर एवं शहर में भ्रमण करेंगे, जिससे कि राम जन्मोत्सव का माहौल और राम जन्म की सबको बधाई देते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है 10 तारीख को जो रामनवमी है उसी के तहत हम सभी आज रामनवमी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर भगवा ध्वज स्थापित कर आज मुख्य ध्वज स्थापित हो जाएगा और इसके बाद विष्णुपुरी नवाबगंज पुराने कानपुर में लगभग 30 ध्वज स्थापनाएं होंगी और हर घर में भगवा ध्वज बंधेगा और हर चौराहे पर भगवा ध्वज रहेगा। पूरा का पूरा क्षेत्र राममय हो जाएगा और भगवामय हो जाएगा। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, जिसके चलते लखनऊ में अब पेट्रोल 105 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं डीजल के दाम भी 80 पैसे बढ़कर 96 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हर खबर के संवाददाता आनंद सिंह ने लोगों से बढ़ती कीमतों को लेकर बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कहना है इनका। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्पीड तेल जो है वो 107 की कीमत पे आ गया है पेट्रोल, और नॉर्मल पेट्रोल 104 रुपए के रेट पर है। डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल लगभग 95 रुपए रेट पर आ गया है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर जेब पर काफी असर पड़ रहा है और ये देखना है कि बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण हिंदुस्तान में तेल की कीमत बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने आए हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष, ये जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं इससे कितना असर पड़ रहा है? इससे बहुत असर पड़ रहा है। हम लोगों को जहाँ 4 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा था अब 2 ही किलोमीटर का करना पड़ रहा है। तो आशीष, अभी ये क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम जो है इस पोजीशन में पहुंच गए हैं, आम जनता इतना ज्यादा परेशान हो रही है, और भी जैसे कई कमर्शियल चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बाहर से सब्जियां आती हैं और भी कई राशन आते हैं, उसको लेकर रेट जो बढ़ रहे हैं काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल की वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। आशीष, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग इस समय पेट्रोल की रेट को लेकर परेशान हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कम समय में पेट्रोल के दाम घटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। लखनऊ में अधिकारियों के उत्पीड़न और शोषण से परेशान सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर काला फीता बांधकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई करने पर नगर निगम सफाई कर्मचारी मजबूर भी होंगे। जानकारी के मुताबिक नगर विकास मंत्री और नगर आयुक्त ने सभी कर्मियों को आदेश जारी किए थे कि सभी लोग सुबह 5:30 बजे अपना काम देखेंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सुबह 5:30 बजे महिलाओं का अपने घर से निकलना असुरक्षित है। इस मामले को लेकर पूरे दिन नगर निगम में हंगामा चलता रहा। इस दौरान नगर आयुक्त महापौर संयुक्ता भाटिया और क्षेत्र के सभी पार्षद घंटों सफाई कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक में मौजूद रहे और आखिर में यह फैसला हुआ कि सफाई कर्मियों की सारी मांगों को मान लिया गया है।
हम सभी समाज के, मैं माया धानुक और हमारे भाई नाम बताइए, अशोक वाल्मीकि जी, आशा धानुक जी और मेरे सभी समाज के लोग, हम लोग तो अभी तो 5 साल से पीड़ित होते आए, तो अब तक की तो कुछ बोले नहीं कि हो सकता सरकार से हम लोगों के लिए कोई जवाब आ जाए, लेकिन सरकार से पिछले भी 5 साल बीत गए, हमारे कर्मचारी के बिंदु पे कोई भी बात नहीं हुई, जो कि कोरोना काल में आप भी हमारे मीडिया भाई भी जानते हैं, जो कि मेरी समाज के लोग इतने उसमें पीड़ित होके मर गए कि पूछिए ना। मौजूद है लखनऊ में नगर निगम के कार्यालय पर, जहां पर हजारों की तादाद में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है और हड़ताल का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जो अभी विकास मंत्री और साथ में लखनऊ के नगर आयुक्त का नया फरमान जारी हुआ है कि जितने सफाई कर्मी हैं वो सुबह 5:30 बजे अपने कार्य पर पहुंचेंगे। ले देकर सफाई कर्मियों की ये समस्या सामने आ रही है कि 5:30 बजे अगर महिलाएं या पुरुष सुबह अपने समय पर पहुंचते हैं तो उनको दिक्कत ये आ रही है कि उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, जो एक मुख्यतः कारण बताया जा रहा है। दूसरा, इनकी कुछ और मांगे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं जानता हूँ। सर, मैं सनी धानुक, सफाई कर्मचारी संघ का महामंत्री। क्या समस्या आ रही है? आज की हड़ताल किस लिए की गई? आज की हड़ताल हम लोगों ने इसलिए की है कि 5:30 बजे नगर महोदय ने आदेश कर रखा है कि हम लोग को सुबह 12:30 बजे अपने कार्य पर पहुंचना है। अब आप बताएं, हम लोग सफाई कर्मचारी जितने भी लोग संपर्क के लोग हैं, अगर 5:30 बजे कार पर जाएंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल कितने बजे भेजेंगे? ये भी टाइम हमारा सुनिश्चित करें हमारे मुख्यालय के जो नगर आयुक्त जी हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि जो अभी 3000 हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटाए गए हैं उनको तुरंत कार पर लिया जाए। अभी तक इससे पहले जो कोरोना काल चल रहा था उसमें जो है आपने हमें कोरोना महायोद्धा के नाम से हमें जो है आपने खिताब दे दिया। आज वो कोरोना योद्धा आपके काम के नहीं, आपके लायक नहीं, इसलिए आपने उनको बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला भाई? अगर निकाला ही था तो उनके ड्यूज खत्म करते, उनके 4 महीने के वेतन जो थे वो देते, क्यों नहीं दिया? समस्याएं ये आप लोगों ने इससे पहले इन समस्याओं को लेकर कभी नगर आयुक्त से बात की या लखनऊ की महापौर से वार्ता हुई? इस मसले को लेकर कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई भी उसमें निर्णय नहीं निकला। तब जाकर हम लोग विवश होकर हम लोग को हड़ताल करना पड़ा। आज यहाँ पर जो नगर निगम में इतनी विकट हड़ताल की गई है, इस हड़ताल में लगभग यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका क्या समाधान निकलेगा? कुछ इसका समाधान ये निकलेगा, अगर नगर आयुक्त जो हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो ये हम लोग की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। और अभी तो 1 दिन की सफाई का निर्णय ये है, अगर 5 दिन सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग कोरोना को भगा सकते हैं, तो अपनी गंदगी वजह फिर से बीमारी लखनऊ में ला सकते हैं। नगर आयुक्त महोदय खुद बाहर निकलने में डरते हैं, ऑनलाइन सबकी मीटिंग लेते हैं। हम लोग धूप में मर रहे हैं, मिट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई तरह हम लोग पे खाया नहीं जा रहा है। और कोरोना इसी महामारी हिसाब से हम लोग ने मेहनत किया, हम लोग को ये इनाम दिया जा रहा है कि ठेकेदार पूरा पेमेंट नहीं दे रहा है, नगर आयुक्त द्वारा कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहे हैं, उस पर नगर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पेमेंट की क्या, जैसे आप बता रहे हैं ठेकेदार पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पेमेंट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ठेकेदार पेमेंट का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे यहाँ से 9000 कुछ रुपए हम लोग का जारी हो गया है, मगर ठेकेदार जो 7000 7,500 ज्यादा पैसा मिल ही नहीं रहा था। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? अब ये नगर आयुक्त जी बता सकते हैं पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत लखनऊ से एक खबर आपको बताते हैं, जहां सलमान गार्डन में बने 3 मंजिला आलीशान मकान को एलडीए ने ढाना शुरू कर दिया है। अफसरों के मुताबिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बिना नक्शा पास कराए ही मकान को बना दिया गया। आपको बता दें कि फरीदा बेगम का 1 साल से विहित न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अपील खारिज होने के बाद एलडीए पुलिस टीम के साथ पहुंची और ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया। शमी मोहम्मद, सलमान गार्डन, गली नंबर 2। यह अवैध निर्माण है, इस वजह से इसकी कार्रवाई हो रही है। इस पर डिमोलिशन आदेश था, अपील में गए थे, अपील खारिज हो गई है इनकी कमिश्नर साहब के यहाँ से, तो आज डिमोलिशन कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए कि जो अवैध निर्माण किए हुए हैं उनको लेकर के भी क्या कुछ आगे की कार्रवाइयाँ रहेंगी, क्या कुछ तरीके की आपकी लोगों से अपील भी है? हाँ, ये अपील है कि अवैध निर्माण लोग न करें, जो भी निर्माण करें बाकायदा नक्शा मानचित्र पास करा के करें, ताकि इस तरह की दिक्कत उनको भी ना आए। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।